गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हम ले रहे हैं पॉलिटिकल और सोशल लाइफ से। उसका पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आई होप आप फैमिलियर हो कॉन्स्टिट्यूशन से, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ए लीगल फ्रेमवर्क ऑफ लॉज, है ना, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, लीगल फ्रेम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन द रिटन फॉर्म इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क किया हुआ एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट, है ना, जिसमें हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हों, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में इसको संविधान कहते हैं। ओके, सो अब उसमें मैंने आपको बताया कि एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड रूल्स, हमें रूल्स क्यों चाहिए, क्या रीजन है कि हमें रूल्स होने चाहिए लाइफ में, या फिर किसी हमारी गवर्नमेंट को ऐसा क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़े। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। In our daily lives, we need to follow certain rules to live peacefully in a society. हमारे डेली लाइफ में हमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जब जाके हम शांति से रह सकते हैं। It's important for us to follow the law for the smooth governance of the country. हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, ताकि गवर्नेंस यानी कि राज, ताकि आप हम सब पर राज बहुत आसानी से कर सके। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो क्या होगा, जो सारी ये जो हम जो पीसफुली जी रहे हैं वो हम जी नहीं पाएंगे। जैसे कि कोरोना हो रहा है, उसके वजह से कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाते तो आज शायद हालत और ज्यादा खराब हो जाती। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हम पीसफुली रह सके और पीपल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके पीसफुली या आरामदायक जिंदगी जी सके। A written legal document which provides the framework for all these rules and regulations is known as constitution. स्टार्टिंग में बनाया था एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में लिखे, रिटन फॉर्म में लिखे हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, it determines the power and duties of the government and guarantees certain rights to citizens of our country. ये क्या करता है, ये पावर्स भी देता है और ड्यूटीज भी देता है, किसको, गवर्नमेंट को। साथ ही साथ इस बात की भी गारंटी देता है कि जितने भी राइट्स हैं हमारे सिटीजन्स के वो सिक्योर्ड रहे। ओके, इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद और चेंज विदाउट ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ। और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी आके उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको बिल्कुल कानूनी तरीके से उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है तो वो आके वो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं कर सकती। किसकी वजह से नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसको चेंज करना है, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो बिल्कुल एक प्रॉपर लॉ है, जिसकी बाद ही आप उस लॉ या उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन। All democratic countries may have a constitution, but it is not necessary that all countries which have constitution are democratic. आज तक हालांकि जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में कॉन्स्टिट्यूशन है, पर जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। इसके आगे का हम एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ए कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मेनी पर्पस. Some of them include reflecting the aspiration and beliefs of the people of the country, preventing the misuse of powers by authorities and protection of minorities right. अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पर्पसेस में काम आता है, उसमें से क्या होता है, एक तो उस कंट्री की इंस्पिरेशंस, उस कंट्री की आइडियोलॉजी, उस कंट्री की जो बिलीफ है उसके ऊपर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो ये सारी चीजें ध्यान में रख कर ही बनाते हैं कि उस कंट्री का आइडियोलॉजी क्या है ना, उस कंट्री के
पीपल जब उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो एस्पायर करे वो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो हमें प्रेरणादायक हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेरणा दे कि हाँ उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो सिर्फ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं, तो उसमें भावनाएं भी होती हैं उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं देश के प्रति, आइडियोलॉजीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, साथ साथ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमें प्रेरणा भी दे। ओके, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा था, हम रखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है कि जो भी कोई गवर्निंग बॉडी या फिर जो गवर्निंग बॉडी जो गवर्न करे तो वो उस पावर का जो पावर देती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को, वो उसको मिसयूज ना कर सके। तो उसमें जो सब टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रिंसिपल दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री सिटीजन एस्पायर फॉर्म। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर उसका प्रियम्बल पढ़ के जो फर्स्ट पेज होता है उसका प्रियम्बल बोलते हैं, उसको पढ़ के हमें ये पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस क्या क्या कौन कौन चीजें उसमें इंक्लूडेड है और इस देश के इस कंट्री से क्या आइडियोलॉजीज रही होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया होगा, किस आइडिया पर बनाया होगा, और साथ ही साथ कितना प्रेरणा देता है वहाँ के लोगों को। A country is made up of different communities of people who have different beliefs, ideologies, religion and social values। हमारी कंट्री स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, तो उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, ओके, उनके अलग बिलीव्स हैं, है ना, उनके अलग सोशल वैल्यूज हैं। तो ये सारी चीजें हमें ये सारी चीजें ध्यान रखकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सिटीजन एग्री ऑन ऑल इश्यूज और शेयर सेम बिलीफ, है ना, और क्योंकि अब डिफरेंसेस क्या होता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि हमारा डिफरेंट कम्युनिटीज है तो उसको सोच कर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कम्युनिटी या हर रिलीजन जरूरी नहीं कि हर लॉ को माने या हर आइडियाज को माने या हर बिलीव्स को वो माने। हम के यहाँ तो अलग बिलीव्स होगी या अलग आइडियाज या आइडियोलॉजी होगी, ओके। तो उस वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड गाइडलाइंस which are a set of rules and principles that all citizens have to agree to abide। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उसको इस तरीके से बनाते हैं कि किसी भी धर्म या रिलीजन को ठेस ना पहुंचते हुए, उनके बिलीव्स को ठेस ना पहुंचते हुए, उनकी आइडियोलॉजीज को ठेस ना पहुंचते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम बनाया जाता है ताकि जो पूरे पीपल है हमारे कंट्री में उसको फॉलो कर सके, ओके, और उनको दिक्कत भी जाए उनके बिना, उनकी धर्म भावना उनको ठेस पहुंचे बिना। This agreement not only extends to type of the government a country decides to have, but also the ideals and the values it upholds। ये एग्रीमेंट सिर्फ इस बात का एक्सटेंड नहीं करते कि एक कंट्री में गवर्नमेंट कैसे डिसाइड होती है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब हम हमारा राजा खुद चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ अपना लीडर्स ही खुद चुन नहीं सकते, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें आइडियल्स और वैल्यूज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। अब इसका एग्जाम्पल दिया हमारे बुक में नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेपाल का वो दौर जहाँ पर तानाशाही होती थी, मतलब कि वहाँ पर जो राजा होता था वो सुप्रीम हेड होता था, मतलब वहाँ पर पीपल्स जो वहाँ के थे उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे यहाँ तो पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, वो वोट देते हैं, उस हिसाब से अपना लीडर सिलेक्ट करते हैं और फिर वो लीडर वो पर्सन इलेक्ट होता है लीडर और फिर वो वहाँ पर गवर्न करता है। पर नेपाल में एक ऐसा कंडीशन आया था जब वहाँ पे मोनार्च फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी, ओके। नेपाल वाज अ मोनार्ची, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल वाज अडॉप्टेड इन 1990। तो मोनार्ची मैंने ये बताया था डिक्टेटरशिप, जब किसी कंट्री को कोई ऐसा पर्सन रूल करता है जो उसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी हो और उसमें पीपल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, एक तरीके तानाशाही हम बोल सकते हैं कि तानाशाह रूलर, ओके, जो कि अपने आइडियोलॉजीज जो उसको ठीक लगता है उस हिसाब से उस कंट्री को रूल करता है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, वो चाहे तो आज उस रूल को बदल सकता है, कल चाहे तो कोई नया रूल्स इंप्लीमेंट कर सकता है, वो बिल्कुल अपनी मर्जी से उस कंट्री को गवर्न करता है। तो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था? 1990 में। उसके उस जो 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। जो भी फाइनल अथॉरिटी है, मतलब कि जितने भी डिसीजंस लेने होंगे तो वो कौन लेगा? द किंग ऑफ द नेपाल, राजा, नेपाल का राजा ही आखिरी डिसीजन लेगा, ओके। तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? राजा के पास।
People of Nepal starts movement against the monarchy to establish democracy in their country. वहाँ के पीपल्स ने फिर आंदोलन स्टार्ट किया ताकि वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो सके, मतलब कि राजा के अगेंस्ट वो खड़े हुए. They fought for several decades and finally in 2006 put an end to the powers of the monarch. और ये काफी उनका लंबा मूवमेंट चला 1997 मूवमेंट स्टार्ट किया. तो कब उनको खत्म हुआ मोनार्ची उनका, कब खत्म हुई? In the year 2006 a new foundation of democracy was laid down. वहाँ पर एक नया फाउंडेशन ले हुई डेमोक्रेसी की. ओके, जिसमें कि sorry for the interruption, a new foundation of democracy was laid down. Hence a new constitution was adopted in 2008. 2006 में monarch form of government एंड हुई एंड 2008 में वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया विच एबॉलिश मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड नेपाल ए डेमोक्रेटिक कंट्री. 2008 में एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें कि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नया अडॉप्ट किया उसमें ये था कि मोनार्ची वाज बैंड, मतलब एबॉलिश कर दी हमेशा के लिए. ओके, और डेमोक्रेटिक रूल सेट किया था. The people of Nepal did not want to continue with the previous constitutional framework as it did not reflect the ideas they wanted Nepal to uphold. अब वहाँ के पीपल्स का ये और साथ ही साथ उनको जो 1990 जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बिल्कुल पूरी तरह से चेंज करना चाहते थे क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ नेपाल के पीपल्स की बिलीव्स आइडियोलॉजीज रिफ्लेक्ट नहीं करते थे उस कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया. ओके, by moving from a monarchy to democratic form of government, Nepal had to change all its constitutional rules in order to usher in a new society based on democratic principle. अब जब monarch फॉर्म से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आए तो नेपाल को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स में चेंजेस करने पड़े बिकॉज उससे पहले 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन में था वो वहाँ के राजा के अकॉर्डिंग उसने फाइनल अथॉरिटी दी थी. तो हो सकता है उसमें बहुत सारे उसमें चेंजेस लाए हों ताकि वो उसको उसको जो अथॉरिटीज मिले, पावर जो मिले और जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए होंगे तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज करना पड़ा और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसमें ऐड करना पड़ा. बहुत सारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स चेंज किए ताकि एक न्यू सोसाइटी ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री एस्टैब्लिश हो. ओके, one of the most important purpose of constitution is to interrupt the qualities and the features of the country's political system. सबसे बड़ा important purpose constitution का क्या होता है कि वो कंट्री की क्वालिटीज दिखाता है और वहाँ के political system को दर्शाता है. Earlier, the constitution of Nepal stated the country should have monarchy. उससे पहले जब 1990 में जो राजा थे उन्होंने क्या बताया था कि नेपाल के लिए कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है, मोनार्च फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है और उनको वही अडॉप्ट करना चाहिए और वो अच्छी है, मतलब मोनार्च फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेपाल के लिए बहुत अच्छे साबित होगी. The constitution was framed according to the monarchical government और उसी हिसाब से वहाँ के राजा ने monarchical form of government के साथ अपना constitution अपने हिसाब से लिख लिया. ओके, जो इसमें उन राजा का नाम था जो सबसे लास्ट में नेपाल में क्राउन्ड थे, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह was the last crowned king of Nepal. वो आखिरी राजा थे, मतलब ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह लास्ट राजा थे नेपाल के. ओके, उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई. ओके, आपकी बुक में एक्टिविटी सेकंड है द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया जो कि मैं अलग से करवाऊंगा, आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल इट्स सिटीजंस एंड प्रोवाइड्स देम इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम. अब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ और क्या चीजें हमें सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल जस्टिस भी प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को और जो उनको इक्वल राइट्स जो हमें मिलते हैं. ओके, जैसे कि फ्रीडम का, आज़ाद घूमने का, आज़ाद कुछ भी बोलने का. ओके, ये सारे इक्वल राइट्स हमें प्रोवाइड करता है. इसके साथ साथ इट इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी ऑफ द नेशन. ये हर इंडिविजुअल का डिग्निटी को भी मेंटेन करता है, मींस उनके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है, साथ ही साथ जो नेशन की यूनिटी एकता है उसको भी बनाए रखने में हेल्प करता है. Thus it clear that the constitution reflects the aspiration of the people. इससे क्या साबित होता है कि constitution वहाँ के पीपल्स के एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है. आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे.